हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, जिसका नाम है डेंगू। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है, ये डेंगू फीवर कैसे होता है, ये डेंगू फीवर कितने टाइप्स का होता है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डेंगू को डायग्नोस कैसे करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डेंगू को भी डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे कि डेंगू का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ट्रीटमेंट के बाद हम पढ़ेंगे कि डेंगू को प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, मतलब डेंगू को प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और A to Z हम आपको इस वीडियो में डेंगू के बारे में सब कुछ A to Z इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला पॉइंट समझते हैं डेंगू के बारे में। तो याद रखिएगा, डेंगू एक तरह का वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज का मतलब ये हमें वायरस से होता है, ठीक है। एक पॉइंट याद रखिएगा, कौन से वायरस से होता है, यहाँ पे इसका नाम दिया गया है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी एक तरह का वायरस होता है जिसके वजह से डेंगू हमें होता है, ठीक है। अगला पॉइंट याद रखिएगा, फ्लेवी वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है आरएनए, ठीक है। इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो फ्लेवी वायरस होते हैं, फ्लेवी वायरस 4 तरह के होते हैं, और जब 4 तरह के होते हैं तो हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में वो 4 तरह के अलग अलग डेंगू कॉज करते हैं, ठीक है। 4 तरह के होते हैं जिसकी वजह से हमारे ह्यूमन बॉडी में वो 4 अलग अलग तरह के डेंगू क्रिएट करते हैं, और सभी डेंगू एक दूसरे से थोड़ा अलग अलग रहते हैं। कहने का मतलब ये कि जो 4 तरह के वायरस होते हैं हमको 4 तरह के डेंगू क्रिएट करते हैं। उसमें से कुछ डेंगू बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और कुछ डेंगू थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स देता है, ठीक है। अगला पॉइंट, ये जो फ्लेवी वायरस है, फ्लेवी वायरस 4 तरह का हमने जस्ट बताया अभी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे लिखा गया है डेन भी वायरस, ठीक है। इसका मतलब डेन भी का मतलब DEN का मतलब हो गया डेंगू, भी का मतलब हो गया वायरस, 1 का मतलब 1। इसका मतलब डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 और डेंगू वायरस 4। ये 4 तरह के फ्लेवी वायरस होते हैं जो कि हमें 4 तरह के अलग अलग डेंगू क्रिएट करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। ये जो 4 तरह के डेंगू के अलग अलग टाइप है, ये डेंगू के स्ट्रेन है, वो सभी स्ट्रेन एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट हैं, याद रखिएगा। सभी स्ट्रेन एक दूसरे से जेनेटिकली डिफरेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन का। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ह्यूमन में ये डेंगू फैलता कैसे है, अगर एक हेल्दी पर्सन है तो उसको डेंगू कैसे हो जाता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसका जो डेंगू है, डेंगू हमें एक मच्छर के काटने से होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी। एक मच्छर है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी, या फिर एक दूसरा मच्छर है जिसका नाम है एडिस एल्बोपिक्टस। यही 2 मच्छर है जिसके काटने की वजह से हमको डेंगू होता है। अभी एक पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो मच्छर है सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में फ्लेवी वायरस को इंजेक्ट करने का काम करते हैं। कहने का मतलब ये जो एडिस एजिप्टी है जब हमें काटता है तो उसके सलाइवा में, उसके लार ग्रंथि में ये फ्लेवी वायरस प्रेजेंट रहता है। जब हमें मच्छर काटता है तो मच्छर जब काटता है तो हमारे बॉडी में ये फ्लेवी वायरस इंटर हो जाता है। जब हमारे बॉडी में फ्लेवी वायरस इंटर हो जाता है उसके बाद हमको डेंगू हो जाता है। डिपेंड करता है कि कौन सा वायरस, डेंगू वायरस 1 हुआ है कि 2 हुआ है कि 3 हुआ है कि 4, जो वायरस अटैक हमारे बॉडी में करेगा वही हमको डेंगू होगा, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। डेंगू को वेक्टर बॉर्न डिजीज भी बोलते हैं। वेक्टर बॉर्न डिजीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो फ्लेवी वायरस है, ये फ्लेवी वायरस डायरेक्ट हमारे बॉडी में अपने से नहीं आ रहा है, इसको लाने के लिए एक वेक्टर की जरूरत पड़ रही है जिसका नाम है एडिस एजिप्टी या फिर एडिस एल्बोपिक्टस, ठीक है। तो यहाँ पे वेक्टर का काम कौन कर रहा है, एक वाहक का काम कौन कर रहा है, एडिस एजिप्टी, ठीक है। यही वाहक हमारे बॉडी के अंदर फ्लेवी वायरस को क्या कर रहा है, इंट्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं वेक्टर बॉर्न डिजीज डेंगू को। आगे हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई एक हेल्दी पर्सन है, उसके बॉडी के अंदर डेंगू वायरस 1 इंटर किया। अब डेंगू वायरस 1 जब इंटर किया तो डेंगू क्रिएट करेगा। तो जब डेंगू क्रिएट करेगा तो उसके वजह से हमारे बॉडी में कुछ सिम्टम्स भी आएंगे। सिम्टम्स के तौर पे
बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। डेंगू वायरस 1 में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली फीवर आएगा और मसल्स पेन देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब डेंगू वायरस 1 जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। मतलब इस वायरस से जो हमको डेंगू होगा बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होगा, लेकिन इस डेंगू के लिए आपके बॉडी में लॉन्ग टर्म एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपके बॉडी में इस डेंगू के लिए बन जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखिएगा। अगले पॉइंट में सेकेंड टाइम में अगर उसी इंसान को डेंगू वायरस 2 अटैक करता है तो ये डेंगू वायरस 2 जो होता है बहुत ही सीवियर डेंगू क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से उस पेशेंट के बॉडी में बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे DHF या फिर DSS। DHF का फुल फॉर्म जो होता है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। DSS का फुल फॉर्म होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। DHF में हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम होती है? DHF में हमारे बॉडी से अलग अलग और जगह से, बॉडी के अलग अलग जगह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ हमारे बॉडी के फ्लूइड्स भी लीक करने लगते हैं। मतलब हमारे बॉडी में पाए जाने वाले जो कैपिलरी होती हैं वो लीक करने लगती हैं और साथ ही साथ हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, मसूड़ों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से हमें बहुत ही सीरियस कंडीशन देखने को मिलता है और साथ ही साथ इसकी वजह से हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन भी डैमेज होने लगते हैं। तो ये ऑर्गन जब डैमेज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। DSS में क्या होता है? DSS में आपके बॉडी में जो BP है, आपके बॉडी मतलब आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है DSS के केस में, जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि डेंगू के कितने टाइप्स होते हैं और साथ ही साथ अलग अलग टाइप में किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। A to Z हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा कि डेंगू 3 तरह के होते हैं, मतलब डेंगू के 3 टाइप होते हैं। पहले टाइप का नाम है क्लासिकल डेंगू फीवर, दूसरे टाइप का नाम है डेंगू हेमोरेजिक फीवर जिसको हम शॉर्ट में DHF बोलते हैं, और तीसरा जो है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसको हम शॉर्ट में DSS बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हर एक टाइप में किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं क्लासिकल डेंगू फीवर के बारे में। ठीक है, तो क्लासिकल डेंगू फीवर में किस तरह के बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, पहला पॉइंट याद रखिएगा। इसमें हाई फीवर आता है। कितना फीवर जा सकता है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपको फीवर जा सकता है। आगे क्या है? मसल्स एंड जॉइंट पेन। आपके बॉडी के जो मसल्स है वहां पे बहुत ज्यादा पेन होगा और साथ ही साथ जहां जहां पे जॉइंट्स है, हाथ में जहां जहां पे जॉइंट्स है वहां पे पेन बहुत ज्यादा होगा। इतना ज्यादा होगा कि जिसकी वजह से इसको हम ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी बोलते हैं। मसल्स और जॉइंट्स में इतना ज्यादा पेन होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि बोन्स टूट रहे हो, इसीलिए इसको बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं। ठीक है, आगे इसमें फटीग महसूस होगा। फटीग मतलब थकान महसूस होगा और बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आपको लगेगी। ठीक है, इतने सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं, इसके अलावा भी सिम्टम्स दिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रिकवरी टाइम क्या है? मतलब एक क्लासिकल डेंगू फीवर आपके बॉडी में अगर हो गया तो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा? तो 5 से 7 दिन में ये रिकवर हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन याद रखिएगा इसमें कि सीवियर कितना हो सकता है, तो ये बहुत ज्यादा सीवियर नहीं होता, माइल्ड सीवियरिटी इसमें देखने को मिलती है। मतलब पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, माइल्ड प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डेंगू के अगले टाइप जिसका नाम है डेंगू हेमोरेजिक फीवर। इसको शॉर्ट में DHF करके बोलते हैं। इसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला सिम्टम्स याद रखिएगा कि प्लेटलेट कम हो जाता है। प्लेटलेट वैसे चाहे डेंगू फर्स्ट हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे थर्ड हो, हर डेंगू केस में प्लेटलेट कम होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है फीवर। पेशेंट को फीवर आएगा और साथ ही साथ नोज एंड गम ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। मतलब हमारे नाक से और हमारे मसूड़ों से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है और आपको पता है कि ब्लीडिंग कहीं ना कहीं किससे रिलेट करता है? प्लेटलेट से भी रिलेट करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, स्किन ब्रूसेस देखने को मिल सकता है। स्किन ब्रूसेस क्या होता है आपको हम इमेज में यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, वैसा ही आपके स्किन के सरफेस पे देखने को मिल जाएगा जब आपके बॉडी में डेंगू हेमोरेजिक फीवर होगा तो। ठीक है, अगला कंडीशन है सीवियर एब्डोमिनल पेन। सीवियर एब्डोमिनल पेन का मतलब आपका जो
पेट वाला रीजन है, एब्डोमेन वाले रीजन में, वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन हो सकता है, मतलब बहुत ही दर्द बहुत ज्यादा हो सकता है एब्डोमिनल वाले रीजन में। ठीक है, अगला पॉइंट है प्लाज्मा लीकेज। प्लाज्मा लीकेज का मतलब आपके बॉडी से प्लाज्मा लीक करेगा, मतलब आपके बॉडी में प्रेजेंट जो कैपिलरी होती है वो कैपिलरी लीक करना स्टार्ट कर देंगी। लीक करने की स्टार्ट करने की वजह से क्या होगा, आपके बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है, मतलब आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है बहुत ही लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि डेंगू हेमोरेजिक फीवर में प्लाज्मा लीक करता है। प्लाज्मा लीक कैसे करता है, क्योंकि कैपिलरी लीक करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट है ओमिटिंग। ओमिटिंग मतलब आपको उल्टी भी हो सकती है, उल्टी हो सकती है, और जो उल्टी आपको होगी हो सकता है कि उसमें ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाए, मतलब आपको वोमिटिंग भी हो सकती है और वोमिटिंग में आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हैं कि उल्टी में थोड़ा ब्लड भी आ सकता है अगर आपको डेंगू हेमोरेजिक फीवर का कंडीशन है आपके बॉडी में तब। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि रिकवरी टाइम के बारे में। रिकवरी टाइम के बारे में मतलब है कि डेंगू अगर हेमोरेजिक फीवर किसी पेशेंट को हुआ है तो कितने दिन में रिकवर कर सकता है। तो रिकवरी टाइम इसका 7 से 10 दिन है। 7 से 10 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो सकता है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसकी देखभाल किया जाए तो। अगर उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट और देखभाल नहीं किया जाएगा तो उस कंडीशन में 7 से 10 दिन में वो ठीक नहीं होगा। ठीक है, अगर प्रॉपर ध्यान दिया जाए तो 7 से 10 दिन में वो आराम से ठीक हो जाएगा। ठीक है, सीवियरिटी को देख लेते हैं। सीवियरिटी का मतलब यह है कि कितना सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, तो बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये क्या है, मॉडरेट टू सीवियर, मॉडरेट से लेके सीवियर कंडीशन हमको क्रिएट कर सकता है। अलग अलग पेशेंट में थोड़ा बहुत ये जो कंडीशन है, किसी में ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो किसी में थोड़ा नॉर्मल भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है पेशेंट की इम्यूनिटी पे भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। आगे हम बात करते हैं डेंगू के अगले टाइप के बारे में, जिसका नाम है डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसको शॉर्ट में हम DSS बोलते हैं। ठीक है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट में बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला सिम्टम्स याद रखिएगा, इसका सबसे जो मेन सिम्टम्स है इसमें जो ब्लड है, मतलब ब्लड प्रेशर जो है इसमें बहुत ज्यादा लो हो जाता है। पेशेंट के बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है डेंगू शॉक सिंड्रोम के केस में। ठीक है, इसके अलावा इसमें भी फीवर आता है, इसमें भी मसल्स और जॉइंट्स पेन होते हैं, सारा कुछ इसमें भी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें जो मेन सिम्टम्स है डेंगू शॉक सिंड्रोम का हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा कि बीपी लो होता है। दूसरा है ऑर्गन फेलियर। ऑर्गन फेलियर का मतलब आपके बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है वो अपना काम करना बंद कर सकते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम के केस में। ठीक है, अनकॉन्शियसनेस को आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको हिंदी में बेहोशी बोल सकते हैं। तो आप बेहोशी जैसे ही वर्ड सुने तो आपको पता चल गया होगा कि बेहोशी एक्चुअल में क्या होता है। तो इसमें पेशेंट अनकॉन्शियसनेस भी हो सकता है, याद रखिएगा। अगला इसमें है फ्लूइड लीकेज। फ्लूइड लीकेज का मतलब हमारे बॉडी में जो अलग अलग तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं वो कैपिलरी से लीक करने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। अगला इसका सिम्टम्स क्या है, प्लेटलेट का कम हो जाना। प्लेटलेट याद रखिएगा कि सिर्फ डेंगू शॉक सिंड्रोम के केस में ही नहीं, बल्कि डेंगू के जितने भी टाइप हैं सभी टाइप में प्लेटलेट कम होते हैं। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसके रिकवरी टाइम के बारे में। तो रिकवरी टाइम के बारे में इसका याद रखिएगा हमेशा कि रिकवरी टाइम इस बात पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना जल्दी ट्रीटमेंट मिला और साथ ही साथ पेशेंट का कितना ध्यान रखा गया, मतलब कितना उसका केयर किया गया। ठीक है, अगर पेशेंट को सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उसका सही से ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो पेशेंट के लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा है। क्यों? क्योंकि डेंगू शॉक सिंड्रोम की जो सीवियरिटी है लाइफ थ्रेटनिंग होती है, मतलब लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खतरा होता है। अगर पेशेंट को सही तरीके से ट्रीटमेंट और उसको केयर नहीं किया गया उसका, तो उस कंडीशन में पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा कि डेंगू शॉक सिंड्रोम के केस में आईसीयू की भी जरूरत पड़ सकती है। तो अभी हमने जस्ट बात किया डेंगू के अलग अलग टाइप्स के बारे में, और साथ ही साथ अलग अलग टाइप में किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हमने इसके बारे में बात किया। हमने क्या किया, सारे सिम्टम्स को एक जगह में लिख दिया है कि डेंगू के पेशेंट में किस किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला सिम्टम्स याद रखिएगा कि इसमें हाई फीवर देखने को मिलता है। हाई फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। अगला है सीवियर हेडेक। सीवियर हेडेक का मतलब आपके सर में काफी दर्द हो सकता है। अगला है
पेन बिहाइंड द आईज, ये जो आपकी आंख है, आंख के जस्ट पीछे बहुत ज्यादा पेन देखने को मिलता है। किसी पेशेंट को हुआ होगा तो उसे खुद महसूस हुआ होगा कि ये सच में आंख के पीछे दर्द होता है। ठीक है, अगला है इसमें फटीग एंड वीकनेस, कहने का मतलब आपको बहुत ज्यादा थकान के साथ साथ बहुत ज्यादा बॉडी में कमजोरी महसूस होगा। ठीक है, अगला है नोजिया और वोमिटिंग। नोजिया का मतलब होता है कि आपको उल्टी जैसा लगेगा लेकिन उल्टी होगा नहीं, और वोमिटिंग का मतलब है कि वोमिटिंग आपको उल्टी हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन देखने को मिल सकता है, हो सकता है नोजिया ही देखने को मिले या फिर वोमिटिंग देखने को मिले या फिर दोनों एक साथ देखने को मिले। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। अगला है स्किन रेड रैशेस, स्किन पे रेड रैशेस देखने को मिल सकते हैं, एक पॉइंट याद रखिएगा। इसमें अगला है गम एंड नोज ब्लीडिंग। गम एंड नोज ब्लीडिंग का मतलब हमारे मसूड़ों से और हमारे नाकों से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, स्पेशली डीएचएफ और डीएसएस के केस में ये देखने को मिलता है। ठीक है, डीएचएफ और डीएसएस क्या होता है, हमने भी जस्ट पीछे इसके बारे में बात किया था। ठीक है, अगला है बीपी लो। बीपी लो मतलब आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने इसको बताया भी है जस्ट पीछे कि ब्लड प्रेशर जो स्पेशली किस टाइप में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये जो सिम्टम्स हैं यही सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं। और एक पॉइंट हमेशा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं कि जो प्लेटलेट होता है, प्लेटलेट अगर हम डायग्नोसिस करेंगे तो प्लेटलेट डेंगू के केस में हमेशा कम आता है। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे बॉडी में जो WBC पाया जाता है, WBC वो भी अपने नॉर्मल लेवल से काफी कम हो जाता है। तो अगर आप सीबीसी की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको प्लेटलेट और डेंगू अगर कम है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट को क्या हो, डेंगू हो। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि डेंगू को डायग्नोस कैसे करते हैं, मतलब डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के बारे में। आगे हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस ऑफ डेंगू के बारे में कि डेंगू को कैसे डायग्नोस किया जाता है। इसमें कुछ टेस्ट का नाम हमने मेंशन किया है, सभी टेस्ट को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे कि कौन सा टेस्ट हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट समझते हैं इसमें डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन का मतलब अगर किसी पेशेंट में जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, मतलब लक्षण दिख रहे हैं, तो उस लक्षण को हम डेंगू में दिखने वाले लक्षण से मैच कराएंगे, फिर एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या एक्चुअल में उसके बॉडी में जो लक्षण दिख रहे हैं और जो डेंगू में लक्षण दिखते हैं उससे मैच कर रहा है कि नहीं। मान लीजिए उस पेशेंट का लक्षण और डेंगू में दिखने वाले लक्षण मैच कर रहा है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट में बहुत सारे हमने टेस्ट का नाम यहाँ पे मेंशन किया है और साथ ही साथ ये भी मेंशन किया है कि कौन सा टेस्ट हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है और कब परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉलम बनाया है। पहले वाले कॉलम में हमने टेस्ट का नाम मेंशन किया है और दूसरे वाले कॉलम में व्हेन टू परफॉर्म, मतलब ये टेस्ट कब परफॉर्म किया जाता है ये यहाँ पे मेंशन किया है हमने। और लास्ट में हमने लिखा है इसका पर्पस, कहने का मतलब कि ये जो टेस्ट हम कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है, हमने लास्ट वाले कॉलम में मेंशन किया है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कौन से टेस्ट हमको किस तरह का इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब आपको सबसे पहले सीबीसी टेस्ट करना है। सीबीसी टेस्ट कब परफॉर्म कर सकते हैं, डे 1 ऑफ फीवर एंड रिपीट एज नीडेड। कहने का मतलब अगर आपको बुखार आया है, आज ही अगर बुखार आया है तो आप आज ही करा सकते हैं, या फिर आज अगर आप एक बार करा लिए तो इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया कब परफॉर्म करते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर आपको आज बुखार आया है तो आज ही परफॉर्म कर सकते हैं और इसको बार बार रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये है हम इसमें प्लेटलेट काउंट देखते हैं। ठीक है, इसमें हम प्लेटलेट काउंट देखते हैं और याद रखिएगा कि अगर डेंगू का पेशेंट रहेगा तो उसमें प्लेटलेट हमेशा कम आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ सीबीसी में हम एचसीटी की वैल्यू देखते हैं। एचसीटी आपको पता है हेमाटोक्रिट बोलते हैं और साथ ही साथ इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं पीसीवी, पैक्ड सेल वैल्यू। ठीक है, हम इसको देखते हैं कि घटा है कि बढ़ा है, लेकिन सीबीसी में जब हम टेस्ट लगाएंगे अगर पेशेंट को डेंगू हुआ रहेगा उस कंडीशन में एचसीटी की वैल्यू बढ़ी रहेगी। ठीक है, एचसीटी की वैल्यू बढ़ने का मतलब हमको यह बताता है कि हमारा प्लाज्मा कहीं ना कहीं लीक कर रहा है। ठीक है, प्लाज्मा कहीं ना कहीं लीक कर रहा है, इसलिए अगर पेशेंट को डेंगू हुआ है, अगर हम उसका सीबीसी कर रहे हैं और उसकी एचसीटी की वैल्यू हाई आ रही है तो इसका मतलब यही है कि उसमें प्लाज्मा लीकेज हो रहा है। ठीक है, इतना पॉइंट याद रखिएगा। आगे चलते हैं।
अगले इसमें अगला टेस्ट है NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन क्या होता है? यह एक तरह का नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। यह हमारे बॉडी में तब सीक्रेट होता है जब हमारे बॉडी में डेंगू का वायरस अटैक कर देता है, तब डेंगू का वायरस ही यह नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन को सीक्रेट करता है, जिसको हम NS1 एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो हमको क्या करना है? NS1 एंटीजन का टेस्ट करना है कि क्या हमारे बॉडी में डेंगू के वायरस द्वारा सीक्रेट किया गया प्रोटीन्स प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट रहेगा तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि डेंगू का वायरस हमारे बॉडी पर अटैक किया है। ठीक है, तो टेस्ट का नाम आपने देख लिया। ये कब करते हैं? तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डे 1 to डे 5, मतलब बुखार जब आपको आएगा उसके पहले दिन से लेके 5वें दिन तक ये वाला टेस्ट हम कर सकते हैं। याद रखिएगा, 1 से लेके 5 दिन के बीच में ये टेस्ट करना है। ठीक है, ये क्या बताता है? इसका उद्देश्य क्या है? अर्ली वायरस डिटेक्शन। अर्ली वायरस डिटेक्शन का मतलब कि हमारे बॉडी में वायरस का अटैक हो गया है और जो अटैक हुआ है अभी स्टार्टिंग स्टेज में है। ठीक है, में अब अगला टेस्ट है IgM एंटीबॉडी। IgM एंटीबॉडी जो होता है वो आफ्टर 5 डे पे कराते हैं। आफ्टर 5 डे का मतलब बुखार के 5 दिन के बाद कराते हैं। अगर आज आपको 1 तारीख को बुखार आया तो IgM का जो टेस्ट है आप 5 तारीख के बाद ही कराएंगे, तब जाके ये अगर इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, अगर नहीं हुआ रहेगा तो नेगेटिव आएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, ये क्या बताता है? ये कंफर्म करता है रिसेंट इन्फेक्शन को। रिसेंट इन्फेक्शन को कंफर्म कर देता है। कहने का मतलब कि आपके बॉडी में इन्फेक्शन अभी स्टार्टिंग ही हुआ है। ठीक है, मतलब आपके बॉडी में इन्फेक्शन बहुत पुराना नहीं है, अभी रिसेंट ही इन्फेक्शन हुआ है। यही बताता है IgM एंटीबॉडी। ठीक है, अगर पॉजिटिव आया तो। ठीक है, अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो टेस्ट है IgG एंटीबॉडी। ठीक है, IgG एंटीबॉडी टेस्ट याद रखिएगा। IgG एंटीबॉडी टेस्ट ये कब कराते हैं? डे 7 ऑनवर्ड। डे 7 ऑनवर्ड का मतलब कि बुखार के 7वें दिन के बाद ही कराते हैं। मतलब अगर आपको आज बुखार आया तो बुखार के 7वें दिन बाद ही आपको IgG एंटीबॉडी टेस्ट करवाना है। तभी अगर बॉडी में बना रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा, अन्यथा नहीं आने वाला है अगर आप इससे पहले टेस्ट करवाते हैं तो। ठीक है, ये क्या बताता है? कंफर्म करता है पास्ट इन्फेक्शन को। पास्ट इन्फेक्शन का मतलब ये कि आपको पास्ट में कभी इन्फेक्शन हुआ है, ये इसको बताता है। कौन बताता है? IgG एंटीबॉडी यह बताता है कि पेशेंट को पास्ट में डेंगू का इन्फेक्शन हुआ था। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो टेस्ट है वो है PCR। PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। यह एक तरह का टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। पहले देखते हैं टेस्ट कब करते हैं। यह 1 से 5 दिन तक कर सकते हैं। 1 से 5 दिन में कहने का मतलब अगर आपको आज बुखार आया तो आज से लेकर के 5 दिन तक कर सकते हैं PCR टेक्निक। एक्चुअल में करता क्या है? वायरस के RNA को डिटेक्ट करता है। ये क्या करता है? वायरस के RNA को डिटेक्ट करता है। कहने का मतलब कि ये जो PCR टेक्निक है, PCR टेक्निक के थ्रू वायरस के जेनेटिक मटेरियल को डिटेक्ट किया जाता है। ये सबसे कंफर्मेटरी टेस्ट रहता है क्योंकि ये डायरेक्ट DNA को डिटेक्ट करके हमको एकदम श्योर बता देता है कि इन्फेक्शन एक्चुअल में हुआ है कि नहीं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो टेस्ट है वो है LFT। LFT का मतलब होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। यह टेस्ट परफॉर्म करके यह देखा जाता है कि कहीं हमारा लीवर तो डैमेज नहीं हो रहा है, इसीलिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने आपको डायग्नोसिस ऑफ डेंगू में सबसे पहले आपको बताया क्लिनिकल सिम्टम्स ऑब्जर्वेशन, मतलब पेशेंट में किस तरह का सिम्टम्स दिख रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद हम कुछ लेबोरेटरी टेस्ट को बताया जिसमें CBC बताया, NS1 एंटीजन टेस्ट बताया, IgM बताया, IgG बताया, PCR बताया और LFT बताया। और साथ ही साथ ये टेस्ट कब परफॉर्म करना चाहिए उसमें हमने डिटेल में मेंशन किया। और साथ ही साथ ये टेस्ट क्या उद्देश्य है, इस टेस्ट का क्या उद्देश्य है हमने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू और साथ ही साथ इसके बाद हम बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू क्या होता है। ठीक है, आगे अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू के बारे में एंड प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। मतलब किसी इंसान को अगर डेंगू हो गया है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे और साथ ही साथ किसी इंसान को डेंगू न फैले हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू के बारे में, फिर इसके बाद हम प्रिवेंशन ऑफ डेंगू को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट में देखते हैं सबसे पहले पॉइंट को। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि जब किसी इंसान के अंदर, बॉडी के अंदर डेंगू का अटैक होता है, ठीक है, उस कंडीशन में उसके बॉडी में पानी की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से उसको और तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी इंसान को डेंगू हुआ है तो उसके बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देना है। इसके लिए आप उसको ORS का घोल दे सकते हैं और साथ ही साथ नारियल पानी पी सकते हैं, और इसके अलावा और भी फ्रूट्स ले सकते हैं जिसमें अधिक से अधिक मात्रा में पानी प्रेजेंट हो। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट क्या है, हाइड्रेशन, मतलब पेशेंट को हमेशा हाइड्रेट रखना है, उसके बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन को बनने से रोकना है। ठीक है, क्योंकि अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनेगी तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट है वो है पेन एंड फीवर मैनेजमेंट। अब जाहिर सी बात है कि डेंगू होगा तो पेन होगा और बुखार तो आएगा ही, तो इसके मैनेजमेंट के लिए क्या करेंगे, आप पैरासीटामोल ले सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा पैरासीटामोल ले सकते हैं लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह से आप दवा अपने से मत लीजिएगा। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट क्या है, मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट। मॉनिटरिंग प्लेटलेट काउंट हमने क्या बताया, जब हमने आपको इसका सिम्टम्स बता रहे थे तो उस कंडीशन में हमने ये बताया था कि प्लेटलेट जो होता है डेंगू केस में बहुत ज़्यादा कम होता है ना। डेंगू के केस में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम होता है, तो आपको बार बार प्लेटलेट काउंट कराते रहना है, क्योंकि अगर आपका डेंगू केस में प्लेटलेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हमको बराबर मॉनिटरिंग करते रहना है प्लेटलेट काउंट का। ठीक है, अगला जो कंडीशन है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब यह है कि पेशेंट के ब्लड में अगर प्लेटलेट की काउंट बहुत ज्यादा कम हो जाती है, उस कंडीशन में प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है पेशेंट को। तो याद रखिएगा इमरजेंसी कंडीशन में हम प्लेटलेट भी चढ़ाते हैं। ठीक है, अगला जो ट्रीटमेंट है वो है हॉस्पिटलाइजेशन। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब कि अगर पेशेंट में सीवियर कंडीशन देखने को मिल रहा है, उस कंडीशन में हम पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। कैसा सीरियस कंडीशन हो सकता, मान लीजिए उसके नाक से ब्लीडिंग होने लगा हो, गम से ब्लीडिंग हो रहा हो, शॉक सिंड्रोम जैसा केस समझ में आ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा देना है। ठीक है, इसके बाद हम अब बात करने वाले हैं, ट्रीटमेंट तो हो गया, ट्रीटमेंट के बाद हमको बात करना है प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में। अब हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में कि डेंगू को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, इसमें क्या मेंशन किया गया है, एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट। एलिमिनेट मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट का मतलब कि मच्छर जहाँ पे अपना संख्या बढ़ाते हैं, जहाँ पे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, उस स्थान को ही खत्म कर देना है। और हमें पता है मच्छर कहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है। तो अगर आपके घर के आसपास बेवजह इकट्ठा पानी है तो उसको वहां से हटा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने घर में किसी जगह, किसी बाल्टी में, किसी टब में बेवजह पानी भर करके ना रखें, जिसकी वजह से उसमें मच्छर पनप सकते हैं। अगर मच्छर पनपेंगे तो वो मच्छर आपको ही हानि पहुंचाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ऐसे स्थान को खत्म कर देना है जहां पे मच्छर की संख्या बढ़ रही हो या फिर मच्छर अपनी संख्या बढ़ाते हो। ठीक है, इसमें अगला है यूज मॉस्किटो रिपेलेंट। मॉस्किटो रिपेलेंट क्या होता है, एक तरह का ऑयल होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक तरह का केमिकल होता है। अगर इस केमिकल को आप अपने स्किन के सरफेस पे लगा लेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आप इसे सोते समय और साथ ही साथ अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो उस कंडीशन में अपने स्किन पे लगा सकते हैं। अगला जो है वियर प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। वियर प्रोटेक्टिव जो क्लॉथिंग का मतलब है कि अपने शरीर पे पूरे कपड़े पहने ताकि आपको मच्छर काट ही न सके। ठीक है, जब मच्छर आपको काटेगा नहीं तो डेंगू आपको होगा नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे भी डेंगू होने से बच सकते हैं। अगला है यूज मॉस्किटो नेट। यूज मॉस्किटो नेट, इसका मतलब क्या है, हमें मच्छरदानी का यूज करना है। अगर आप मच्छरदानी का यूज करेंगे तो आपको मच्छर नहीं काटेंगे, और आपको जब मच्छर नहीं काटेंगे तो डेंगू आपको नहीं होगा। ठीक है, अगला इसमें है कम्युनिटी अवेयरनेस। कम्युनिटी अवेयरनेस में हमें क्या करना है, अपने समाज में हमें डेंगू के बारे में बताना है, डेंगू में किस किस तरह के सिम्टम्स बॉडी में देखने को मिलते हैं इसके बारे में बताना है, और साथ ही साथ प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में एकदम डिटेल उनको बताना है, ताकि लोग कुछ प्रिवेंशन मतलब कुछ प्रिकॉशन लेकर के डेंगू से बच सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने प्रिवेंशन ऑफ डेंगू को एकदम डिटेल देख लिया। ठीक है, और साथ ही साथ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये भी देख लिया। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, इस वीडियो में सारा कुछ डेंगू से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप सारे इंफॉर्मेशन को गेन किया। सबसे पहले हमने इस वीडियो में बात किया था डेंगू क्या होता है। ठीक है, डेंगू कितने टाइप का होता है और कौन से टाइप में किस किस तरह के हमारे बॉडी में सिम्टम्स देखते हैं
हम इसके बारे में बात किए थे, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था कि डेंगू का डायग्नोसिस कैसे करते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद हमने बात किया प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पूरा अच्छे से डिटेल में जो हमने बनाया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।